हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है घोंसला। वृद्धावस्था के संवेगों को उकेरती मर्मस्पर्शी कहानी। सुबह होते होते मोहल्ले में खबर फैल गई थी कि कोने के मकान में रहने वाले कपिल कुमार संसार छोड़कर चले गए। सभी हैरान थे। सुबह से ही उनके घर से रोने की आवाजें आ रही थी। पड़ोस में रहने वाले उनके हम उम्र दोस्त बहुत दुखी थे। वास्तव में वे मन से भयभीत थे। उम्र के इस पड़ाव में जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सब दोस्तों की मंडली कपिल कुमार के आंगन में सुबह शाम जमती थी। कपिल कुमार को चलने फिरने में दिक्कत थी, इसलिए सब यार दोस्त उनके यहाँ ही एकत्रित हो जाते और फिर कभी कोई ताश की बाजी चलती तो कभी लूडो खेल खिला जाता। कपिल कुमार की आवाज में खासा रोब था, ऊपर से जिंदा दिली ऐसी कि रोते हुए को भी वो हंसा देते थे। विनोद साहब तो उनकी खबर सुनकर सुन रह गए। बिल्कुल बगल वाला घर उनका ही था, इसलिए सबसे पहले खबर उन्हें ही मिली। विनोद साहब अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे। उनके दोनों बेटे अमेरिका में सेटल थे। कभी कभी मौत का ध्यान कर वे डर जाया करते थे कि अगर वे पहले चले गए तो उनकी पत्नी अकेली रह जाएगी। तब उनकी भोली पत्नी कैसे पेंशन बैंक आदि के काम कर पाएगी। दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी में इतने मस्त थे कि वे कभी एक हफ्ते से ज्यादा इंडिया आए ही नहीं। विनोद साहब काफी ईमानदार व मिलनसार व्यक्ति थे। वे कपिल कुमार से 3 साल बड़े थे। उन्हें मन ही मन काफी विश्वास था कि आगे उन्हें कुछ होगा तो वे उनकी पत्नी की जरूर मदद कर देंगे। परंतु कपिल कुमार की अकस्मात मौत की खबर ने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। चाय का ठेला लगाने वाला नानका सुबह उनके घर आकर खबर पक्की कर गया था। वह सुबक सुबक कर रो रहा था। कपिल कुमार अक्सर उसे छेड़ा करते थे। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर अपना घर बसाने का उसके मन में बहुत चाव था। वह पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे विधवा मौसी ने पाला था। फिर वह भी कैंसर से बीमार होकर ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। उसका मन संसार से विरक्त हो गया था। वह घर बार छोड़कर इधर उधर घूमता रहा। एक दिन विनोद साहब को ट्रेन में मिला था। उसके बारे में जानकर वह उसे समझाकर साथ ले आए थे। उन्होंने अपनी मंडली की मदद से उसको चाय का ठेला लगवा दिया था। दिन भर उसके ठेले पर अच्छा जमघट लगा रहता। उसकी मीठी बोली का रस लोगों के दिलों तक पहुंच जाता था और सब उसके कायल हो जाते थे। सारा दिन मंडली का चाय नाश्ता उसकी जिम्मेदारी थी। वे लोग भी उसका खूब ख्याल रखते। कभी उसको बड़ा ऑर्डर मिल जाता तो वे सब उसकी मदद करने बैठ जाते। उनमें से उसका कुछ बंधा हुआ नहीं था। जब जिसका मन होता वह उसे पकड़ा देता और उसने भी उनके साथ कुछ हिसाब किताब नहीं रखा था। नानका के लिए वे सभी लोग खून से बड़े रिश्ते वाले थे। उन लोगों के दिए प्यार और अपनेपन ने उसके सूक्ष्म मन में हरियाली भर दी थी। आज कपिल कुमार के जाते ही उसको लगा कि उसका अपना उसे छोड़कर चला गया। उनकी मंडली के खन्ना साहब को भी जब से खबर मिली थी तब से वे भी काफी उदास थे। मन ही मन सोच रहे थे कि उन सबका घोंसला टूट गया है। दिल चाह रहा था कि दौड़कर कपिल कुमार के घर पहुंच जाएं, पर पाँव थे कि साथ ही नहीं दे रहे थे। शायद मन ही मन अपना भविष्य वे कपिल कुमार में देखकर डर गए थे। उनके बेटे ने जब से खबर सुनाई थी वे सोच में डूबे थे। पता नहीं जिंदगी का मोह था या सच्चाई से सामना करने का डर जो उन्हें अपने जिगरी यार के घर जाने से रोक रहा था। उनके कानों में कपिल कुमार के जोरदार ठहाके की आवाज गूंज रही थी। कल शाम ही लूडो खेलते हुए वे जब बाजी जीत गए थे तो बोले थे, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। सरदार इंद्रपाल का भी यही हाल था। वे कपिल कुमार के घर सुबह ही पहुंच गए थे। उनकी बोड़ी के पास बैठे थे। वे पथरा से गए थे। परिवार के रोने की आवाजें रह रहकर उनके कानों में गूंज रही थी। पापा जी की तस्वीरों में से अच्छी सी तस्वीर निकालो। बेटे को खबर कर दी। अच्छा, दोपहर तक पहुंचेगा। बेटी आ गई।
अचानक रोने की आवाज तेज हो गई। उनके भाई बहन पहुंच गए थे। सरदार इंद्रपाल को मालूम था कि कपिल कुमार के अपने भाई से रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, पर अंतिम यात्रा में सबको शामिल होना था। सरदार इंद्रपाल अपने ही विचारों में खो गए। उनका एक ही बेटा था। अपना सब कुछ लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया। अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। डॉलरों में तनख्वाह मिलती थी। खूब पैसा भेजता था। शुरू में तो हमेशा कहता था कुछ साल का अनुभव लेने के बाद वापस आ जाएगा, तब अपने देश में उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे उसे अपने भविष्य के आगे बेटे का भविष्य दिखाई देने लगा। इंद्रपाल पत्नी के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रह गए और फिर एक दिन पत्नी भी छोड़कर चली गई। अब तो ये यार दोस्त की मंडली ही उनके लिए सब कुछ थी। आज उनमें भी एक विकेट गिर गया। कपिल कुमार के घर से बाहर आकर उनका दिल बहुत भावुक हो गया। उन्होंने बेटे को फोन मिलाया। क्या हुआ पापा जी, सब ठीक है ना? उसकी आवाज की घबराहट सुनकर सरदार इंद्रपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहां इस समय मध्य रात्रि थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बोले, हाँ पुत्र, सब ठीक है। रात को बुरा सपना आया था, सो तुम सबकी खैरियत जानने के लिए फोन किया था। टाइम का ख्याल ही दिमाग से निकल गया। बेटे के दिल तक पिता की व्याकुलता पहुंच चुकी थी। उसने धीरे से कहा, पापा जी क्या हुआ है? मेरा यार कपिल सानू छड़ के चला गया। कहते कहते वे बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगे। बेटे ने कई तरह से उनको दिलासा दिया और जल्दी ही आने का वादा करके उन्हें शांत किया। इधर बंगाली बाबू का भी घर पर यही हाल था। जब से कपिल कुमार की डेथ का उन्हें पता चला, तब से मैं न जाने कितनी बार टॉयलेट जाकर आए थे। वे शुरू से कम बोलते थे, पर मितभाषी होने पर भी कुदरत ने इमोशंस उनको भी कम नहीं दिए थे। वे अच्छे सरकारी ओहदे से रिटायर्ड थे। बहुत से लोगों से उनकी जान पहचान थी, परंतु रिटायरमेंट के बाद संयोग से जिस भी दोस्त को फोन किया तो पता चला कि वह इस लोक को छोड़ गया। तब से उनके मन में वहम हो गया, इसलिए उन्होंने फोन करना ही छोड़ दिया। सब उनका मजाक उड़ाते कि उनके फोन करने और ना करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, पर वे मुस्कुराकर कहते, फोन न करने से मेरे मोबाइल में उनका नंबर बना रहता और दिल को तसल्ली रहती है कि मेरे पास अभी भी इतने सारे दोस्त हैं। उनकी पत्नी कब से पैरों में चप्पल डाले तैयार खड़ी थी, पर बंगाली बाबू के पेट में बार बार मरोड़ उठने लगते थे। आखिर हिम्मत करके वे अपने यार के अंतिम दर्शन के लिए निकल गए। रितेश साहब इन सब से कुछ विपरीत थे। वे सुबह ही कपिल के घर पर आकर पूरा इंतजाम संभाल रहे थे। शादी ब्याह हो या किसी मरना, वे इसी तरह अपनी फ्री सेवा प्रदान करते थे। किसी के बिना कुछ कहे सब इंतजाम वे अपने से कर लेते थे। फिर कपिल तो उनका यार था, इसमें कैसे वे पीछे रह जाते। बाहर तंबू लगवाते वे सोच रहे थे कि बागी दोस्त कहाँ रह गए। सबकी मनोदशा का उनको कुछ कुछ अंदाजा था। नानका वहां पहले से पहुंचा हुआ था। घर के बाहर लगे लेंटर बॉक्स से पानी का बिल हाथ में लिए आया और फूट फूट कर रोने लगा। हर बार साहब मुझे पहले जाकर बिल भरने की हिदायत देते थे और सबके बिल इकट्ठे कर देते थे। अब मुझे कौन? रितेश साहब ने उसे अपने कंधे से लगा लिया और उसे चुप कराने लगे। नानका सबका दुलारा था। पानी का बिल हो या किसी बीमार रिश्तेदार को देखने जाना हो, सबका यह मुंह बोला बेटा हमेशा उनके साथ जाता था। वह कब उनके दुख सुख का साथी बन गया था, यह किसी को नहीं पता था। दोपहर तक कपिल कुमार का बेटा परिवार सहित आ गया। सभी रिश्तेदार भी धीरे धीरे जमने शुरू हो गए। कपिल कुमार की मित्र मंडली भी उनके घर के आगे जमा हो गई। आती भी कैसे नहीं, यार को अंतिम यात्रा में कंधा देना था। अर्थी के उठाते ही एक बार
फिर रुदन का स्वर ऊंचा हो गया। मोहल्ले के कोने में खड़ा नानका चाय वाले की आंखें नम हो आई थी। इस मित्र मंडली की वजह से उसका मनोरंजन होता रहता था, वरना आजकल तो सब लोग घर में ही घुसे रहते हैं, कोई किसी से बात करके राजी ही नहीं है। शाम होते होते सब कुछ खत्म हो गया। जिस आदमी के ठहाकों से पूरी गली गूंजती थी, वहां आज मातम छाया था। सब अपने घरों में जाकर दुबक गए थे। रितेश साहब ने हिम्मत की और कपिल कुमार के घर के आंगन में पहुंच गए। घर परिवार के लोग अंदर थे, बाहर मित्र मंडलियों की कुर्सियां तितर बितर थी। धीरे धीरे उन्होंने कुर्सियों को सहेजना शुरू किया और बड़े जतन से उसे सटाने लगे। वे बीच में कोई जगह खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। शायद ऐसा करने से तथाकथित यमराज उन दोस्तों तक ना पहुंच पाए। बाहर हलचल की आवाज सुनकर कपिल कुमार का बेटा बाहर आ गया। उन्हें कुर्सी लगाते देखकर बोला, अंकल कोई आने वाले हैं? हाँ बेटा, हम सबकी मजलिस का समय हो गया है, कहते कहते फफक कर रोने लगी। उन्हें किसी तरह चुप करवाकर कपिल कुमार का बेटा उन्हें उनके घर छोड़कर आया। 3-4 दिनों में ही सब क्रियाकर्मों के साथ उसने सामान का निपटारा शुरू कर दिया। सब सामान पुराना था, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि आस पड़ोस वालों को या गरीबों को दे दिया जाए। कपिल कुमार की मित्र मंडली का मन था कि सभी कुर्सियां वहां ज्यों की त्यों छोड़ दे, पर साकचुहाट की वजह से प्रकट में कोई नहीं बोला। शायद दोबारा अपनी मंडली को एक साथ एकत्रित करने का साहस बटोर रहे थे। चौथे के अगले दिन उन्हें पता चला कि सब सामान इधर उधर देकर मकान का भी सौदा हो गया है। मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार कर व्यवहारिक होने में अब कम ही समय लगता है। नम आंखों के साथ कपिल कुमार का बेटा सबसे विदाई लेकर चला गया। उसके जाते ही सारे दोस्त अपने अपने घरों से निकल आए, जैसे उसके जाने का इंतजार कर रहे हों। कपिल कुमार के घर के बाहर एक कोने में टेंट वाले की दरी अभी भी पड़ी थी। चुपचाप सारे दोस्त असहज होकर भी उसी दरी पर बैठने की कोशिश करने लगे। उम्र के इस मोड़ पर चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल था। सब निशब्द थे, पर उनके मौन में भी एक प्रश्न था कि कल से कहाँ बैठने का इंतजाम करना है। मोहल्ले के कोने में खड़ा चाय वाला नानका अचानक से हाथ जोड़े उनके सामने आकर खड़ा हो गया। साहब, कपिल कुमार के बेटे ने सारी कुर्सियां मुझे दे दी हैं। आप सबसे विनती है कि आप चलकर मेरी दुकान पर बैठें। आप सब हैं तो इस मोहल्ले में रौनक है, वरना आजकल कौन किसी से बात करता है। कुछ ही देर में चाय वाले के यहाँ उन सब का नया घोंसला तैयार था और वे सब बैठे लूडो खेलने की तैयारी में लगे थे। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।